गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। हमने 80 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 81 से स्टार्ट करेंगे। ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट विथ फिनाइल कीटोन यूरिया। एक बच्चे को डिजीज है, एक नर्स है जो केयर कर रही है, ऐसे बच्चे की केयर कर रही है जिसको क्या डिजीज है, फिनाइल कीटोन यूरिया है, PKU डिजीज है। ठीक है, अभी हमने GI सिस्टम कंप्लीट किया है बेटा, और PKU के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सर ने GI सिस्टम पढ़ा दिया और अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। तो हम डिस्कस करेंगे आगे, मेटाबॉलिक जब डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे आगे जाके तो उनमें हम इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि व्हाट डाइट शुड द नर्स एंटीसिपेटेड विल बी ऑर्डर्ड, इनमें कौन सी जो डाइट है जो हम इस बच्चे को जो है देनी चाहिए जिस बच्चे के अंदर फिनाइल कीटोन यूरिया की कंडीशन जो है डेवलप हो चुकी है। पहले तो समझे फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर क्या है बेटा, देखो एक्चुअल में ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, तो इसलिए हमें इसे एंडोक्राइन और मेटाबॉलिज्म में दिक्कत है, तो इसलिए हम मेटाबॉलिज्म के साथ में पढ़ेंगे। तो फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, कैसे, फेनिलैलानाइन आपने एक नाम सुना होगा जो क्या होता है हमारा अमीनो एसिड्स होता है, फेनिलानाइन, ये जो है एक हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है जो हमें डाइट में लेना होता है। अब अगर बेटा इसे डाइट में लेना होता है तो इसके पाचन होता है, हमारे डाइजेशन होता है, डाइजेशन कोई भी चीज जब हम खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, और फेनिलैलानाइन जो है उसका भी डाइजेशन होता है, और इसके डाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो एक जीन रिक्वायर्ड होता है, एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, और वो एंजाइम होता है हाइड्रोक्सिलेज, फेनिलैलानाइन हाइड्रोक्सिलेज उसका नाम होता है। जो फेनिलैलानाइन जो हाइड्रोक्सिलेज है वो इसका क्या करता है, इसके पाचन में हेल्प करता है, हाइड्रोक्सिलेज। बट एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर, जब ये कंडीशन डेवलप होती है फिनाइल कीटोन यूरिया, तो इसमें एक जीन होता है, इसके जो जीन प्रेजेंट होते हैं, देखो भाई दो तरह की डिजीज होती हैं वो समझें पहले। तो दो तरह की डिजीज कौन कौन सी होती हैं, एक तो हमारे पास में डिजीज होती है ऑटोसोम से रिलेटेड, और दूसरा होती है हमारी जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मतलब क्या है और ऑटोसोम्स का मतलब क्या है, ये हम थोड़ा सा समझने का विषय है, इसे समझने की कोशिश करते हैं पहले। देखो बेटा, सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें चेंजेस होने की वजह से जो डिजीज होती है वो तो सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज कहलाती हैं, और जो ऑटोसोम्स हैं उनके अलावा जो हमारे 22 जोड़ी जो गुणसूत्र बचे हैं, क्योंकि हमारे पास में बॉडी के अंदर टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 पेयर होती है, मतलब कि टोटल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। जो हमारे 23 पेयर्स होते हैं उनमें से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर जो होता है वो क्या होता है, हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। एक एक्स जो होता है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है, और XY जो होता है वो मेल में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हमारे अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और कौन से गुणसूत्र में दिक्कत की वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके आधार पर हम जो कोई भी डिजीज है उसका निर्धारण करते हैं। अगर किसी जीन में, ऐसे जीन में जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स में उपस्थित जीन है, और उसमें जब कोई डिफेक्ट होता है और उसके वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो वो सेक्स लिंक्ड डिजीज कहलाती है। और जब किसी ऑटोसोम्स में जब दिक्कत होती है, इन 22 पेयर्स के अंदर अगर किसी के अंदर दिक्कत होती है और उससे जो डिजीज होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम ऑटोसोमल डिजीज बोलते हैं। अब यहां पर भी एक दिक्कत है, ऑटोसोमल को भी हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। कैसे सर, एक होते हैं रिसेसिव और एक होता है बेटा डोमिनेंट डिजीज। ये भी आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे, एक रिसेसिव है और दूसरा होता है डोमिनेंट। अब डोमिनेंट का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि डोमिनेंट है मतलब प्रभावी है। ये डोमिनेंट नाम से क्लियर करना अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आता होगा, बट अब इसे क्लियर कर लें। एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या है, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, मतलब कि एक्चुअल में वन पेयर में से अगर एक जीन में भी अगर डिस्टर्ब हो जाता है, एक जीन सिंगल जीन भी इसके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है। जबकि रिसेसिव में कम से कम 2 जीन के अंदर आपका डिफेक्ट होता है, तब जाके ये प्रभावी होता है, तब जाके डिजीज होती है। समझे, पहले 2 कंडीशन बताइए मैंने, एक सेक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर है उनके बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा है ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बातें कर रहे हैं। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर हैं जिनके अंदर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं XX या XY उनके अंदर जब डिफेक्ट होता है तो डिजीज होती है, तो उसे तो हम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोलते हैं। जबकि ऐसे डिसऑर्डर जो कि हमारे ऑटोसोम्स का एक गुणसूत्र में जो है चेंजेस होने की वजह से होते हैं वो हमारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। और ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी हमारे 2 टाइप के हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब, डोमिनेंट मतलब कोई चीज होती है उसका हिंदी मीनिंग होता है प्रभावी। जब इसमें तो केवल सिंगल जीन भी, अगर सिंगल जीन के अंदर भी कोई चेंजेस आ जाएंगे, सिंगल जीन के अंदर भी म्यूटेशन हो गए, तो वो डिजीज करने के लिए
जो है सफिशियंट है, जबकि रिसेसिव जो होता है उसमें सिंगल जीन से काम नहीं चलता है, कम से कम डबल जीन होने चाहिए। दो जीन के अंदर जब डिफेक्ट होता है तो वहां जाके जो है डिजीज उत्पन्न होगी। तो सिंगल, ये जो कंडीशन है ना बेटा फिनाइल कीटोन यूरिया, हालांकि तुम्हारी मौसमी में गलत दिया हुआ है, ध्यान से सुन ले। यहां पर जो फिनाइल कीटोन यूरिया अभी आगे डिस्कस करेंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया जो कंडीशन है ये एक हमारी ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब कम से कम दो जीन के अंदर जब डिफेक्ट होगा तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। पहली बात ये समझ में आई। फिनॉल की जब इसके अंदर जीन के अंदर डिफेक्ट आता है तो जो हमारा बनने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम बनता है, हाइड्रोक्सिलेज, और वो हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। और हाइड्रोक्सिलेज अगर एंजाइम ठीक से नहीं बन पाया, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के अंदर अगर दिक्कत हुई बेटा, तो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के अंदर दिक्कत होने की वजह से क्या होगा, इसका पाचन नहीं हो पाएगा अच्छे से, जो है जो फेनिलैनिन जो डाइट है वो हमारे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, अच्छे से काम में नहीं आ पाएगी, तो ये बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लगेगा। अगर फेनिलैनिन अगर बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लगता है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, फेनिलैनिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली कितनी होती है, अगर मैं बात करूं बेटा न्यूबॉर्न के अंदर, तो न्यूबॉर्न के अंदर इसकी वैल्यू जो होती है वो 1.2 से लेके 3.4 mg/dl होती है। न्यूबॉर्न की बात की जा रही है। अगर उसके बाद में बात करें, न्यूबॉर्न के बाद में, जैसे हम हमारे अंदर बात करें या चिल्ड्रन के अंदर बात करें, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 0.8 से लेके 1.8 mg/dl हमारे ब्लड के अंदर इसकी मात्रा रहती है, कम हो जाती है उसके बाद में। बट अगर इसका वैल्यू 20 mg/dl से ऊपर आ जाता है तब हम डिजीज कंडीशन मानते हैं, इससे पहले हम डिजीज कंडीशन की कैटेगरी में से इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये समझें, ये 3-4 क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझाए हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया जो है, फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है, एक अमीनो एसिड्स है जो पच नहीं पाता है। क्यों नहीं पच पाता है, क्योंकि ऑटोसोम्स के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, और ऑटोसोम्स के डिफेक्ट होने की वजह से जो एंजाइम बनना चाहिए हाइड्रोक्सिलेज, वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अच्छे से नहीं बन पाता है। और जब बेटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा ठीक से, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसकी बॉडी में लेवल बढ़ने लगता है। नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी के अंदर बात करें तो 0.8 से लेके 1.8 mg/dl होता है। और छोटे बच्चे न्यूबॉर्न की अगर बात करें तो उसके अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.2 से लेके 3.4 mg/dl होती है। कब इसे पॉजिटिव बोलेंगे कि इसके अंदर जो है डिसऑर्डर कब करेगा, जब 20 mg/dl से ऊपर इसकी वैल्यू जाने लगती है तो ये डिसऑर्डर करने लगता है, हमारी बॉडी को अफेक्ट करने लगता है। चलिए कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करने लगता है, सुनना। एक्चुअली ये क्या करता है बेटा, इसके लिए हमारा ब्रेन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और ब्रेन सेंसिटिव होने की वजह से ये क्या होता है, ये ब्रेन को डैमेज करने लगता है। अगर ब्रेन डैमेज होगा तो क्या होगा सर, ब्रेन से रिलेटेड जो चीजें हैं, ब्रेन से रिलेटेड जो साइन सिम्टम है वो आपको जो है देखने को मिलेंगे। कैसे सर, यहां पर क्या होने लगेगा बेटा, आपके अंदर बॉडी के अंदर जो है सीजर्स आ सकते हैं, क्योंकि ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, ब्रेन डैमेज हो रहा है। मेंटल रिटार्डेशन जैसी कंडीशन यहां पर डेवलप हो सकती है, उसकी सारी की सारी पर्सनैलिटी वगैरह डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। यहां पर जो है अगर बात करूं आपका ब्रेन के अंदर ये सारी चीजें, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहां पर सीजर हो सकता है, यहां पर मेंटल रिटार्डेशन जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर जो टोन है, सीजर के अंदर टोन जो है, हमारी मसल्स की टोन घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए, आप खुद समझ जाएं कि टोन हाइपरटोनिया देखने को मिलेगा यहां पर, तो हाइपरटोनिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो आप नॉर्मली ये चीज समझें कि यहां पर जो सीवियर प्रॉब्लम जो क्रिएट होने वाली है, वो सीवियर प्रॉब्लम ये होने वाली है कि सर ये ब्रेन डैमेज करता है मोस्टली, इसलिए ये हमारे लिए खतरनाक है सबसे ज्यादा। तो क्लियर है। अच्छा, तो क्या इसे हम पूरी तरीके से डाइट में से निकाल दें क्या? अच्छा, ये डिजीज कैसे ट्रीटमेंट करोगे इसे? तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, लेना तो पड़ेगा बट कम अमाउंट में लेना है। पूरी तरीके से हमें इसे अवॉइड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेना है। और ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है बेटा, एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये जिंदगी भर ये समस्या चलने वाली है। तो इस बंदे के अंदर अगर तुम्हें बात की जाए कि इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज यही है कि जो डाइट है, डाइट के अंदर जो फेनिलैनिन जो डाइट है उसे हम रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। लो जो डाइट है वो हम लेंगे, पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। लो डाइट या रिड्यूस जो है फेनिलैनिन का लेवल जो है वो कम वाली जो डाइट है वो हमें लेनी है। और लगातार उस बंदे के अंदर हमें क्या असेस करना है, उसके अंदर जो मेंटल लेवल है, आईक्यू लेवल है, और उसके अंदर ग्रोथ अच्छे से हो पा रही है न्यूरोलॉजिकल या नहीं हो पा रही है, वो देखना है। और क्यों देखना है उसके अंदर, क्योंकि ये सीधा सीधा जो है ब्रेन को अफेक्ट करता है, और ब्रेन को अफेक्ट करने की वजह से यहां पर मेंटल रिटार्डेशन जैसी कंडीशन यहां पर डेवलप हो सकती है। मतलब आईक्यू लेवल जो है इसका सीधा सीधा अफेक्ट होता है, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन का मतलब समझे आप, आईक्यू लेवल के अंदर डिस्टर्बेंस होना ही तो मेंटल रिटार्डेशन है। तो इस वजह से ये कंडीशन हम देख सकते हैं।
तो पहला क्वेश्चन जो है आपका 81 ये क्लियर हो जाता है, और इसी के साथ में आपके और भी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया से आप निकाल पाओगे उन क्वेश्चनों को। देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। 81 के बाद में अगर बात करूं 82 क्वेश्चन की बात करें, 82, तो आपका 82 नंबर का क्वेश्चन आता है, देखते हैं 82 नंबर का क्या कहता है। देखें, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड, क्या नर्स जो है इंक्लूड करेगी इन द टीचिंग प्लान के अंदर फॉर पेरेंट ऑफ एन इन्फेंट, ऐसे पेरेंट के लिए, उनको पेरेंट्स को समझाना है, कैसे पेरेंट्स को लिए जिनका बच्चा जो है वो डायग्नोस हुआ है फिनाइल कीटोन यूरिया के साथ में। ऐसे बच्चों को क्या समझाएगी एक नर्स, मतलब उसके पेरेंट्स को क्या समझाएगी जिस बच्चे के अंदर क्या दिक्कत हो रखी है बेटा, फिनाइल कीटोन यूरिया है, कि मेंटल रिटार्डेशन अखर इफ पीकेयू इज अनट्रीटेड, अगर ये ट्रीटेड नहीं किया जाए तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, बिल्कुल होगा सर। टेस्टिंग फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया इज डन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, कि बर्थ के जस्ट बाद नहीं होती है, बाद में करते हैं। ट्रीटमेंट फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया इंक्लूड लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, कि फिनाइल कीटोन यूरिया का जो ट्रीटमेंट है वो इंक्लूड करेंगे, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन चलेंगे। तो इसमें कुछ मेडिकेशन नहीं चलती है भैया, यहां पर ध्यान देने की बात यह है स्पेशल, यहां पर डाइट जो है, डाइट के अंदर जो है मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, डाइटरी रिकमेंडेशन, क्योंकि अब बच्चे को मैंने पढ़ा दिया है और वो सोचेगा कि लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन चलेगी, ये ऐसे भी आंसर कर सकता है, ये पहला ऑप्शन रख दिया जाए तो बेटा यहां पर ध्यान रखना है, सतर्क हो जाना है, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन नहीं चलती है। डाइट में से आपको जो है फेनिलालिन जो डाइट है, अमीनो एसिड्स है, उसको हमें कम लेना है। ये मोस्टली आपके मीट और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर मोस्टली ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना है या रिड्यूस डाइट में लेना है, पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं होनी चाहिए, लो अमाउंट में लेना है। अच्छा, पीकेयू इज ट्रांसमिटेड बाय द ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन, क्या ये ऑटोसोमल जो डोमिनेंट जीन है उसके द्वारा जो है फैलता है क्या? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है क्या? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होके ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है और ऑटोसोमल जो है डोमिनेंट क्या होता है। तो यहां दो जीन के अंदर कम से कम डिफेक्ट होता है, तब जाके ये डिजीज जो है आगे ट्रांसमिट होती है। तो बढ़िया आंसर आपका क्या हो सकता है? आंसर नंबर 1 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन की बात करते हैं। द पेरेंट ऑफ द न्यूबॉर्न विद द फिनाइल कीटोन यूरिया, एक बच्चा है जो फिनाइल कीटोन यूरिया से ग्रसित है, उसके पेरेंट्स हैं नीड हेल्प, उसके पेरेंट्स को हेल्प चाहिए एंड सपोर्ट चाहिए इन अडहेरिंग टू स्पेसिफिक डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, कि उन्हें जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन जो आप बता रहे हो कि डाइट में ये करना है ये नहीं करना है, वो कब तक कर रहे हैं। दे आस्क द नर्स हाउ लॉन्ग विल अकर चाइल्ड हैव टू बी ऑन दिस डाइट, कि ऐसी डाइट पे उसे कब तक रहना है, उनके बच्चे को कब तक ऐसी डाइट पे चलना है। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, तो नर्स क्या रेस्पॉन्ड करेगी? तो मैं बता ही चुका हूं, बी स्टिल आर नॉट श्योर, कि हम कोई श्योर नहीं है। श्योर है ना भाई, इससे लाइफ लॉन्ग चलेगी ये डाइटरी मेजर, तो ये तो गलत बोल रहा है। अगला, इफ यूर बेबी डज वेल फूड कंटेनिंग प्रोटीन कैन ग्रेजुअली बी इंट्रोड्यूस, कि जब ये तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए तो उसके बाद में तुम चला, ठीक तो रहेगा बेटा, जब डाइटरी रेस्ट्रिक्शन रखोगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन रखोगे तो बच्चा ठीक रहेगा, और जैसे ही तुम दोबारा से ये डाइट दोगे तो दोबारा से उसके अंदर साइन सिम्टम आएंगे, तो ये तो गलत बोल रहा है। नेक्स्ट, योर चाइल्ड नीड टू बी ऑन दिस डाइट एट लीस्ट थ्रू अडोलसेंस एंड इनटू द अडल्टहुड, कि कम से कम जो है अडोलसेंस में और अडल्टहुड में रहे। नहीं भाई, लेट अडल्टहुड में भी और जब वृद्ध हो जाएगा तब भी ये जरूरत है उसे, ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में भी जरूरत है, बिल्कुल पूरी लाइफ लॉन्ग चलेगी, तो ये तो गलत बोल रहा है। दिस इज ए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम एंड इज रिकमेंडेड दैट डाइटरी रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी कंटिन्यू, कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और लगातार चलते रहेंगे, पूरी जिंदगी भर चलेंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। तो बढ़िया आंसर यहां पर क्या हो सकता है? आपका आंसर नंबर 4 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, तो एक तो बनता ही है भाई। ए नर्स प्लान टू डिस्कस चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, एक नर्स है जो कि चाइल्डहुड न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर रही है विथ ए ग्रुप ऑफ द पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन हैव डाउन सिंड्रोम इन ए अटेम्प्ट टू मिनिमाइज कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ में होते हैं, सुन लो भाई, जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ में ग्रसित होते हैं, जिन बंदों के अंदर डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर हमें क्या न्यूट्रिशनल बताना है, क्या प्रॉब्लम उनके अंदर देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन है। तो समझे भाई, जो डाउन सिंड्रोम के साथ में बच्चे होते हैं ना बेटा, उनका आपने देखा होगा, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे जो है ओबेस रहते हैं, ओबेसिटी उनके अंदर कॉमनली देखने को मिलती है, तो ओबेसिटी यहां पर नॉर्मली देखने को मिलेगी ऐसे बच्चों के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ए नर्स इज केयरिंग फॉर, एक नर्स है जो कि केयर कर रही है, ऐसे बच्चे की केयर कर रही है जो कि 3 महीने का बच्चा है।
इन्फेंट हुज अब्डोमेन इज डिस्टेंडेड, उसका अब्डोमेन जो है फूला हुआ है, डिस्टेंडेड है, एंड हुज वोमिटस इज बाइल स्टैंड, उसके अंदर जो वोमिटिंग आ रही है वो कैसी आ रही है, बाइल स्टैंड आ रही है। मतलब कि कहां इसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहां लगा हुआ है, तुम खुद सोच सकते हो। अगर इंटेस्टाइन से ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन होता, स्टोमक के जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस वगैरह, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता, तो बाइल स्टेन नहीं आता, बट कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आगे है और इंटेस्टाइन वगैरह में, इसलिए बाइल आ रहा है। द नर्स सस्पेक्टेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, नर्स क्या सस्पेक्ट कर रही है, सस्पेक्ट कर रही है, अंदाजा लगा रही है कि उसके अंदर क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे हमने अंदाजा लगाया वैसे उसने अंदाजा लगाया कि यहां पर क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सपोर्ट दिस सस्पिशन, कि अगर उसका ये अंदाजा है, उसको कौन से जो फीचर्स हैं जो करेंगे कि हाँ ये है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जितने भी आंसर कर सकते हो वो करो। तो बेटा ये बोला है कि सस्पेक्टेड, जो उसकी सस्पिशन है, उसको जो महसूस हो रहा है, जो से आभास हो रहा है कि इसके अंदर जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसके लिए उसके फेवर में कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनकी बातें करनी है। वीक पल्स, अब तुम वीक पल्स आंसर कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे सर वोमिटिंग हो रही है, बेटा वोमिटस का नहीं पूछा है और इतनी खतरनाक वोमिटिंग नहीं होती है, तो तुम्हें तो पूछा कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तब बताना है, तो वोमिटिंग वीक पल्स नहीं देखने को मिलेगी, कोई मतलब नहीं है। हाइपोटोनिसिटी, कि हमारी मसल से रिलेटेड सिस्टम थोड़ी है हाइपोटोनिसिटी, हाइपरटोनिसिटी, ये तो मसल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। जब हमारे, अभी तो बताया था, जब सीजर वगैरह आते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम जब इरिटेट होता है, तो वहां पर हमारे बॉडी के अंदर जो है क्या देखने को, हाइपरटोनिसिटी, जैसे कि सीजर्स के अंदर, और अगर बात करें टिटनेस के अंदर, तो ये तो हमें कहां देखने को मिलती है, हाइपरटोनिसिटी वगैरह तो हमें नर्वस सिस्टम की डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। हाइपरटोनिसिटी जब देखने को मिलेगी, जब वहां उसी के विपरीत कंडीशन जब होगी तो वहां देखने को मिलेगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। पैरोक्सिमल पेन, पैरोक्सिमल पेन क्या होता है, पैरोक्सिमल पेन, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉल की पेन बोलते हैं। कॉल की पेन क्या होता है, जो तुम बोलते हो ना स्पाज्म वाला पेन, एकदम मरोड़न सी जो आती है, स्पाज्म जो आता है जब हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं और आगे आ रहा है ऑब्स्ट्रक्शन, तो हमारी जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो जोर लगाने की कोशिश करते हैं कि जो कंटेंट है इंटेस्टाइन के अंदर, अब्डोमेन के अंदर, वो आगे बढ़े, उनको पुश करने की कोशिश करता है। एक स्पाज्मेटिक जो कंडीशन है वो वहां पर देखने को मिलती है, और ये स्पाज्म लाइक जो पेन होता है उसे ही हम कॉल की पेन या फिर इसे हम पैरोक्सिमल पेन बोल सकते हैं। तो ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल होगा सर। हाई पिच क्राई, कि बच्चा जो है हाई पिच क्राई करेगा, हाई पिच क्राई जो हमको देखने को मिलती है वो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर में देखने को मिलती है, यहां नहीं देखने को, बच्चा रोएगा तो सही पर हाई पिच क्राई नहीं होता है। ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, क्या रेस्पिरेशन अफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल सर रेस्पिरेशन अफेक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, कि अगर हमारा इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जो कंटेंट है वो ऊपर जमा होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, और अब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से क्या है, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आपको ग्रंटिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो दो ऑप्शन जो है यहां पर सपोर्ट करते हैं कि यहां पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा, पैरोक्सिमल पेन और ग्रंटिंग रेस्पिरेशन। जबकि आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपसे ओनली सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल आंसर आपको करना है। यहां पर मल्टीपल आंसर्स हैं, बट आपको मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट आप तो इनके लिए भी तैयार रहो, जिससे अगर भविष्य में अगर टफ से टफ पेपर आए उसको भी कर पाए और हमारे जो कंसेप्ट हैं वो बेहतर हो पाए ऐसे क्वेश्चनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, ए नर्स इज डिस्कसिंग द केयर ऑफ एन इन्फेंट विद ए कॉलिक विथ द पेरेंट्स। एक नर्स है जो डिस्कस कर रही है एक ऐसे इन्फेंट की केयर के बारे में जिसको क्या है, कॉलिक है। What should the nurse explain? क्या नर्स एक्सप्लेन करेगी, इज द कॉज ऑफ द कॉल्की बिहेवियर। कॉल्की बिहेवियर जो पेन है वो क्यों होता है, इन्हें एडिक्वेट पेरिस्टालसिस कम आ रहे हैं इस वजह से, नहीं बहुत ज्यादा आते हैं बेटा। पैरेक्सोमल अब्डोमिनल पेन, हाँ पैरेक्सोमल अब्डोमिनल, अभी तो बताया था कॉल्की इसी की वजह से होता है, तो मिल्क की वजह से या एलिमिनेट द फॉरेन पार्टिकल प्रोडक्टिव, ये भी नहीं होगा। तो बढ़िया है, इंटेस्टाइनल जब ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन देखने को मिलती है तो वहां पर आपको पैरेक्सोमल पेन या फिर वहां पर जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बड़े होते हैं जिसकी वजह से कॉल्की पेन देखने को मिलता है। तो बढ़िया आंसर आपके ये हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्वेश्चन क्या कहता है, देखें। ए 1 month old इन्फेंट, एक जो बच्चा है 1 महीने का बच्चा है, इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट, और उसे हमने पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर भर्ती किया है विद टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ द हिस्पंग डिजीज। उसके अंदर जो डिजीज है वो कौन सी डिजीज है, हिस्पंग डिजीज है, कंजेनाइटल एग गैंग्लियोनिक मेगाकोलन। व्हाट प्रोसीजर डज द नर्स एक्सपेक्ट टू यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस। यहां पर डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए क्या करोगे तुम, कोलोनोस्कोपी। भाई कोलोनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी, इनसे जो है वो विजुअलाइज नर्व को थोड़ी देख सकते हो तुम, तो ये नहीं होगा। यूएसजी, एमआरआई, इनसे नहीं देख सकते हैं बेटा। दूसरा रेक्टल
रेक्टल बायोप्सी, हाँ रेक्टल बायोप्सी से आप चेक कर सकते हो कि उसके अंदर उस पर्टिकुलर एरिया के, क्योंकि इसके अंदर नर्व फाइबर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। मैंने कल ही पढ़ा है जब तुम्हें जीआई सिस्टम कंप्लीट किया है तो वहीं बताया कि जीआई सिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा, जो पर्टिकुलर एरिया है, लास्ट वाला जो एरिया होता है उसके अंदर नर्व फाइबर्स नहीं होते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं ए गैंग्लियोनिक, गैंग्लियंस वहां पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि नर्व फाइबर की वहां पर एब्सेंस होती है। तो रेक्टल बायोप्सी इसका बढ़िया आंसर हो सकता है। अब यहां पर दिक्कत जो होती है बच्चों के साथ में वो ये होती है कि एक कंडीशन होती है इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन में आपको यह ध्यान रखना है बेटा कि जो इंटूससेप्शन कंडीशन होती है वहां पर इसका, क्योंकि इंटूससेप्शन में टेलीस्कोपिंग होती है। टेलीस्कोपिंग का मतलब एक पोर्शन जो होता है दूसरे पोर्शन के अंदर एंट्री कर जाता है, ऐसे ऐसे घुस जाती है। अब ऐसे एंट्री करने से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है तो ये हमें जो है एक्सरे एमआरआई इनसे भी पता लग जाता है और हमें इनेमा से भी पता लगता है। तो यहां पर हम इनेमा दे सकते हैं और बैरियम इनेमा से पता कर सकते हैं और सीटी एमआरआई से भी पता कर सकते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। बात को समझें। और बढ़िया इसके लिए अगर बात करें तो बैरियम इनेमा बढ़िया हो सकता है। तो इंटूससेप्शन के लिए कोई बढ़िया डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो सकता है तो वो बैरियम इनेमा हो सकता है। जबकि अगर बात करूं हिस्पंग डिजीज के लिए कोई बढ़िया जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है तो वो क्या होता है बेटा, रेक्टल बायोप्सी होती है। तो इनमें उल्टा सीधा मत करना, इसको अच्छे से याद रखें। क्लियर है? अच्छा, और देखो भाई एक चीज समझ लो, एच हिस्पंग डिजीज के अंदर आर आता है और आर से दो चीजें बनती है। यहां पर आर से दो चीजें बनती है, एक तो यहां पर रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है बढ़िया टेस्ट के लिए, और दूसरी चीज यहां पर डायग्नोस्टिक जो पर्पज है उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, रेक्टल बायोप्सी। आर फॉर रेक्टल बायोप्सी, आर फॉर रिबन, और आर जो मिलता है आपको हिस्पंग डिजीज में मिलता है, इंटूससेप्शन में नहीं मिलता है। इंटूससेप्शन में आपको जो स्टूल देखने को मिलता है वो जेली लाइक स्टूल आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इस चीज को भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है 87 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो ऑर्डर करता है ये टैप वाटर इनेमा। एक बच्चा है उसे टैप वाटर इनेमा देना है फॉर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट विद द सस्पेक्टेड हिस्पंग डिजीज। What rationale caused the nurse to question this order? क्यों ये गलत है? क्वेश्चन कर रही है, मतलब कि क्यों गलत है? क्वेश्चन करना कोई चीज पे क्वेश्चन करने का मतलब है कि उस पर उंगली उठाना। उस पर उंगली क्यों उठाएंगे? उस पर उंगली तभी उठेगी जब उसमें कोई दिक्कत होगी। देखो बेटा, क्या टैप वाटर दे सकते हैं कि हिस्पंग, अब खुद सोचो हिस्पंग डिजीज में क्या हो रखा है। हिस्पंग डिजीज में ऐसे इंटेस्टाइन है, यहां पर क्या है, गैंग्लियंस नहीं है, जिस वजह से स्टूल यहां इकट्ठा हो रखा है। अब तुम यहां टैप वाटर दोगे, टैप वाटर हाइपोटोनिक होता है। मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं जब फ्लूइड पढ़ाया तो हाइपोटोनिक है। और अगर हाइपोटोनिक होगी तो आसपास की जो बॉडी है ना इधर खींच लेगी इसे, इस वाटर को। अगर यहां पर नॉर्मल देता तो ये यहीं रहता, इधर भी नहीं जाता इधर भी नहीं जाता। और हमारा उद्देश्य क्या है, यहीं पर रहे। तो हम आइसोटोनिक दे सकते हैं यहां पर जो है आपको हाइपोटोनिक फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करना है। द रिजल्ट कुड बी लॉस ऑफ द नेसेसरी न्यूट्रिएंट तो नहीं जाएंगे, बट एक्चुअल में दिक्कत क्या डेवलप होने वाली है, यहां पर डेवलप ये हो जाएगी कि ये जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस करेगा। तो कॉज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, हाँ सर यही होगा इसका आंसर। तो बढ़िया आंसर इसका ये हो सकता है, आंसर नंबर 2 इसका बेटर आंसर हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 89। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, क्योंकि इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एन ऑर्डर इज रिटन फॉर आइसोटोनिक एनेमा, कि एक ऑर्डर है वो लिखा हुआ है किसके लिए, आइसोटोनिक एनेमा के लिए, फॉर 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 2 ईयर का बच्चा है उसके लिए ऑर्डर लिखा हुआ है कि आपको आइसोटोनिक एनेमा देना है। What is the maximum amount of fluid the nurse should administer without a specific order? Only वहां पर मात्रा नहीं लिखी हुई है, ये तो लिख दिया है वहां पर डॉक्टर ने कि आपको आइसोटोनिक इनेमा देना है। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, जब मैं इनेमा पढ़ाता हूं तो उस क्वेश्चन को करने लगते हैं कि सर हमने पढ़ा है, और हमने क्या पढ़ा है कि बेटा इनेमा 2 टाइप का होता है, एक रिटेंड इनेमा होता है, एक इवेक्वेंट होता है। रिटेंड इनेमा के लिए बच्चों के अंदर हम 100 ml देते हैं और एडल्ट के अंदर हम 150 ml देते हैं नॉर्मली। और अगर हम बात करें इधर की साइड हमने पढ़ा है कि 250 ml जो है 250 से लगभग 500 ml के आसपास जो है हम किसके अंदर यूज करते हैं, बच्चों के यूज करते हैं, और 500 से 1000 ml जो है हम किसके अंदर यूज करते हैं, एडल्ट के अंदर। अब बच्चे उसको यहां पर मिलाने की कोशिश करते हैं, उसको मत मिलाना बेटा, उसने ये क्वेश्चन ही थोड़ा अलग है यहां पर, और क्वेश्चन क्या पूछा है उसे समझें। एन ऑर्डर है, ऑर्डर तो लिखा है वहां पर आइसोटोनिक एनेमा देना है आपको, बट समझें, मतलब इवेकेंट एनेमा है,
लगभग इवेक्यूएंट एनेमा, आइसोटोनिक मतलब एनएस देना है, ये तो बात समझ में आती है। सर 250-500 ml दे सकते हैं, 250 से 500 बच्चों के अंदर दे रहा है तो 250 से 500 दे सकते हैं, ये तो तुम्हारी बात वैसे आ जाती है। अब यहां पर समझना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट, कि आप मैक्सिमम अमाउंट कितना दे सकते हैं फ्लूइड का, नर्स शुड एडमिनिस्टर विदाउट ए स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर तुम्हें मात्रा नहीं लिखी जाए तो तुम कितना ऑर्डर दे सकते हो। तो बेटा जब मात्रा नहीं लिखी होती है तो ऐसा नहीं कि ज्यादा दे सकते हो, इसका मतलब एवरेज दे सकते हो तुम, लगभग 350 ml के आसपास दे सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं देना है किसी भी बच्चे के अंदर, क्योंकि 250 और 500 का एवरेज अगर बात करोगे तुम तो 250 और 500 का लगभग एवरेज कितना आ जाएगा, लगभग एवरेज जो है 370-75 के आसपास इसका एवरेज आ जाएगा। इससे ज्यादा आपको फ्लूइड नहीं देना है। आप एवरेज से ज्यादा दोगे उसके अंदर बच्चे के अंदर जो है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हो। प्रिस्क्रिप्शन अगर उसने लिखा है, डॉक्टर ने लिख दिया कि 500 ml देना है तो आपको देना है, बट यहां पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा है ना वो स्पेशल ये पूछा है कि विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर, कि यहां पर ऑर्डर नहीं दिया आपको, ओनली ये बोला है कि आइसोटोनिक एनेमा देना है, ये नहीं दिया कि मात्रा कितनी देनी है। अगर तुम्हें मात्रा नहीं लिखी हो तो तुम 350 से ज्यादा नहीं देना है। देखते हैं 100 से 150 ml, नहीं सर 150 250, तो बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा आपका 360, ये 255 से 360 के आसपास, मतलब 250 से तुम 350 ml के आसपास तुम जो है दे सकते हो। तो बढ़िया आंसर ये निकलेगा। जबकि वहां इसे कोरिलेट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 90। ए 5 month old infant डेवलप सीवियर डायरिया, एक 5 महीने का बच्चा है उसके अंदर सीवियर डायरिया हो रखा है, एंड इज गिवन आईवी फ्लूइड, और उसको हम क्या दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड दे रहे हैं। व्हाट इज द रेशनल, क्या रेशनल रहेगा फॉर नर्स टू क्लोजली मॉनिटर फॉर द आईवी फ्लो रेट। आईवी फ्लो रेट को मेजर करने के पीछे हमारा क्या रेशनल है, कि आउटपुट को कम करना, आउटपुट कम थोड़ी करना है, रिलैप्सिंग द लॉस फ्लूइड, रिप्लेसिंग द लॉस फ्लूइड। अरे हमें मॉनिटर करने का मतलब क्या है, मॉनिटर करने का मतलब यह है कि ज्यादा और कम नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि कम रह जाए और ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज्यादा चला जाए। अवॉइड आईवी इन्फिल्ट्रेशन, आईवी इन्फिल्ट्रेशन जो है उसके लिए तो हमें साइट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर इन्फिल्ट्रेशन होगा, कैनुला साइट जो है डिस्टर्ब तो नहीं है, उसी के लिए तो आपको आईवी साइट देखनी है, नहीं कि आपको रेट देखनी है। रेट से तो तुम ये देख सकते हो कि ज्यादा तो नहीं जा रहा है या कम तो नहीं जा रहा है, तो ज्यादा जाएगा तो कार्डियक ओवरलोड। तो प्रिवेंट कार्डियक ओवरलोड को करने के लिए क्या आईवी फ्लो रेट देखेंगे, हाँ सर ये देखेंगे। तो बढ़िया आंसर यहां पर क्या हो सकता है बेटा, आंसर नंबर 4 हो सकता है। तो आज की क्लास में थैंक यू सो मच आपके लिए, और अपने दोस्तों को भाई शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको रेगुलर ये क्लासें मिलती रहेंगी। चलो थैंक यू सो मच।